तो जो स्टूडेंट कल ज्वाइन नहीं कर पाए थे वो आज से समझी कि उनकी पहली क्लास हो रही है, और पिछले क्लास की रिकॉर्डिंग ऑलरेडी यूट्यूब पे भी डाली है। और तो अभी थोड़े से आसान से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम, चलिए तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं IAS 16, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आने के चांसेस 6 to 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। IAS 16, तो इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अब मैं चैट नहीं पढ़ रहा हूं। IAS 16 प्लांट प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट। तो बेसिकली हम इसको ये कह सकते हैं कि सर हम फिक्स्ड एसेट्स की अकाउंटिंग करने जा रहे हैं। दिस इज व्हाट, दिस इज द फिक्स्ड एसेट्स अकाउंटिंग। तो IAS 16 बात क्या करता है कि आपको सबसे पहले स्कोप के बारे में डिस्कस करना है। IAS 16 should be followed when accounting of property, plant and equipment। तो जब आप प्लांट प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट को अकाउंटिंग करने जा रहे हैं, मतलब फिक्स्ड एसेट्स की अपने बुक्स में अकाउंटिंग करने जा रहे हैं, तब ये वाला IAS क्या हो जाएगा, आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। तो IAS 16 इज ऑल अबाउट प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट। लेकिन कुछ डिफरेंट IFRS भी हम पढ़ेंगे जो अलग अलग चीजों के ऊपर लगेंगे। जैसे एग्रीकल्चर के ऊपर IAS 41 पढ़ेंगे, तो एग्रीकल्चर वाले प्रोडक्ट के ऊपर ही एप्लीकेबल नहीं होगा, एग्रीकल्चर एसेट्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये एप्लीकेबल तब होता है जब आप अपनी बुक्स में किसी फिक्स्ड एसेट्स की अकाउंटिंग करने जा रहे हैं। तो स्पेसिफिकली मेंशन इट डज नॉट अप्लाई टू द बायोलॉजिकल एसेट्स। सर बायोलॉजिकल एसेट्स क्या होती है? जैसे आपके पास घोड़े हैं, कोई लाइव स्टॉक है। तो बायोलॉजिकल एसेट्स आपके पास पेड़ हैं, जंगल हैं, एनिमल्स हैं, कैनबीज हैं, एक प्रकार का पौधा होता है। लाइव स्टॉक है, सुअर, बिल्ली, कुत्ता हो सकते हैं किसी के पास, इसमें क्या दिक्कत है? हाथी हो सकता है, सर्कस कंपनी है तो वहां पे सारे प्रकार के जानवर होते हैं, एक सर्कस चलाते हैं। अब मुझे बताइए पोल्ट्री फार्म के ऊपर एप्लीकेबल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? काऊ, गैया, ढोर, भैंस सब, मुझे बताइए पोल्ट्री फार्म के ऊपर एप्लीकेबल होना चाहिए कि नहीं ये वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? क्यों नहीं होना चाहिए? पहले तो स्पेसिफिकली लिखा है कि ये केवल प्लांट प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट के एप्लीकेबल होगा, और वैसे भी पोल्ट्री फार्म तो इन्वेंट्री है हमारा, स्टॉक। तो ध्यान रखिए एसेट्स अलग कॉन्सेप्ट है, आपको ये तो पता है ना। मुझे बताइए आपके बिजनेस में आपके पास एक कार है जिसको आप चलाते हैं, ये वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गवर्न होगा कि नहीं? आपके पास एक कार है, कार की अकाउंटिंग गवर्न करते समय होगा कि नहीं? जिसको लगता है यस वो यस लिखे, जिसको नो लगता वो नो लिखे। होगा सर, प्लांट प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट होगा, क्यों नहीं होगा? इक्विपमेंट में आ गया वो। लेकिन आपका एक शोरूम है, आपके पास एक शोरूम है किया कार का, बताइए ये वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होगा कि नहीं? आप उसको बेचते हैं, डीलरशिप है आपके पास, नहीं होगा सर, क्योंकि वो आपकी प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट नहीं है, वो आपकी इन्वेंटोरी क्या है, आपका स्टॉक है सर। तो स्टॉक वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं प्लांट प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट, IAS 16 को पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले बायोलॉजिकल एसेट्स, एग्रीकल्चर एसेट्स के ऊपर ये वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं, उसके लिए हम पढ़ेंगे, इसके बाद ही पढ़ेंगे IAS 41 पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा। तो एनिमल्स वगैरह के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। दूसरा मिनरल्स, नेचुरल रिसोर्सेस के लिए आप पढ़ने वाले IFRS 6, वहां पढ़ाया जाएगा, तो यहां पे उसको नहीं पढ़ना है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये कितने स्टूडेंट ये बात समझ गए? क्योंकि बेटा थ्योरी आ जाएगी तो आपको बताना पड़ेगा ना, ये मैंने आपको बेसिक में बताया हुआ है। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट क्लासिफाई एज ए हेल्ड फॉर सेल,
मतलब आप अपने पास कोई फिक्स्ड एसेट्स को क्या बेचने के लिए खरीदते हो, मुझे ये बताइए, क्या बेचने के लिए खरीदते हो? नहीं खरीदते। लेकिन आपने एक एसेट थी आपके पास, आपने बोला यार अभी नेक्स्ट 3 महीने में मैं इसको सेल करने वाला हूं, 3 मंथ में। तो इस प्रॉपर्टी को आपने कैसे क्लासिफाई कर दिया? क्लासिफाई हेल्ड फॉर सेल। तो ये जो हेल्ड फॉर सेल है, IFRS 5 गवर्न करेगा इसको, नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यू ऑपरेशन। तो एग्जामिनर अगर आपसे कभी ये क्वेश्चन पूछ ले तो ध्यान रखना, प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर सेल का जो ट्रीटमेंट है वो IFRS 5 के द्वारा गवर्न किया जाता है। फिर प्लांट्स के ऊपर एक बैरियर प्लांट्स के बारे में बताया, जैसे ग्रेप वाइन्स हैं, रबर ट्रीज, ऑयल पाम ऑयल्स वगैरह होते हैं, इसके ऊपर ये एप्लीकेबल होगा। ध्यान रखिए, इसके लिए स्पेसिफिकली बोला गया है ग्रेप वाइन्स आर विद इन द स्कोप ऑफ IS 16। जब इसके लिए स्पेसिफिकली बोल दिया गया है कि ये विद इन द स्कोप ऑफ IS 16 है तो है। अब जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड खुद बोल रहा है कि इस प्रकार के अगर आपके पास कोई पाम ऑयल्स, ग्रेप वाइन से रिलेटेड ट्रीज एंड ऑल है, प्लांटेशन है, तो उसकी अकाउंटिंग जो गवर्न की जाएगी वो IS 16 में गवर्न की जाएगी। तो फिर आपको अपना दिमाग नहीं लगाना कि सर इसमें क्यों गवर्न। तो इसका मेजरमेंट, बोले सर इसको रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे? तो उन्होंने बोला कि IS 16 बोलता है कि इसको हम कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे, जितने में आपने खरीदे। तो इसको आप हमेशा क्या करोगे? कॉस्टिंग के बेसिस पर ही रिकॉर्ड करोगे, जितना आपने इसके लिए क्या किया है, एक्चुअल पेमेंट की है। तो लिख रहे हैं bearer plants such as grapevine, rubber trees and oil palm are within the scope of IS 16. Bearer planted living plants which are solely used to grow produce over several periods and are not consumed। ये consumed नहीं किए जाते, इससे हम और ग्रो करते जाते हैं। तो आपने इसको कॉस्ट के ऊपर क्या करना है, और यहां पर साफ बोल दिया है एंड देन बिकम सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन एंड इंपेयरमेंट चार्जेस। तो पढ़ेंगे इसके ऊपर डेप्रिसिएशन एंड ऑल, लाइफ होती है इनकी। ये इन्वेंट्री नहीं है। इन्वेंट्री की डेफिनेशन क्या है कि आप उसको खरीद के बेचना, आपका ऑब्जेक्ट क्या होता है इन्वेंट्री का? खरीद के बेचना। इसको आप खरीद के बेचना नहीं चाहते हो। इन पेड़ से आप क्या करते हो? कुछ फूल निकालते होगे, उससे ग्रेप वाइन बनाते हो। ये लटक रहे हैं ना, वो चेरी जैसे लग रहे हैं, मैंने टमाटर का फूल लगा दिया है, लेकिन आप ये पेड़ को नहीं बेच रहे हो, पेड़ में से फल निकाल रहे हो, उससे ग्रेप वाइन बना रहे हो। तो जो पेड़ की लाइफ है, आपने कहीं से खरीदे होंगे या इसको कल्टीवेट किया होगा। तो बोले इसके ऊपर IS 16 एप्लीकेबल होगा। अगर इस प्रकार की किसी कंसर्न में आप जाते हो तो वहां पे IS 16 के अकॉर्डिंग आपको काउंटिंग करनी पड़ेगी। ये बात आपके लिए काम की है। तो इन्वेंट्री क्या है सर? इन्वेंट्री तब हम यूज करते हैं जब इन्वेंट्री को हम खरीद के बेचते हैं, इन्वेंट्री में हम बिजनेस करते हैं बेटा। मैं आपसे एक और चीज पूछता हूं, मेरे पास, मैं कोचिंग पढ़ाता हूं, मेरे पास मान के चलिए बुक्स वगैरह होती हैं जो बच्चों को हम भेजते हैं ना, बताइए वो मेरे लिए क्या कंसीडर की जाएंगी यहाँ पे? वो मेरी इन्वेंट्री है बेटा, मैं आप लोगों को वो स्टॉक है, क्योंकि वो मैं उसको आपको सेल करने वाला हूं। या आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे एक लॉन्ड्री बिजनेस वाला है, लॉन्ड्री बिजनेस वाला उसके पास केमिकल है, इन्वेंट्री है सर। लॉन्ड्री के बिजनेस के लिए उसको डिटर्जेंट्स की रिक्वायरमेंट्स हो सकती है, लिक्विड्स की रिक्वायरमेंट्स हो सकती है, तो वो सब क्या उसकी इन्वेंट्री है। तो इन्वेंट्री आप बिजनेस में कंज्यूम, या तो आप क्या करते हो बिजनेस में यूज करते हो, उससे कोई रॉ मटेरियल यूज करके फिनिश गुड्स बनाते हैं, किसी को बेचते हो, या आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस में या प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विस के लिए यूज किया जाता है। इन्वेंट्री एक एसेट्स होती है। तो इन्वेंट्री को रिकॉग्निशन करने की कुछ क्राइटेरियाज दिए गए कि सर, सॉरी, पीपीई को, इन्वेंट्री नहीं, प्लांट प्रॉपर्टी नहीं, इक्विपमेंट। तो उन्होंने बोला कि इससे आपको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलते हो। इट इज प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एसोसिएटेड विद द एसेट्स विल फ्लो टू द एंटिटी।
अब मुझे बताओ, आपके पास, मेरे पास एक कैमरा है, ये लैपटॉप है, ये मेरी एसेट है कि नहीं? सर बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है आपकी एसेट से, बिकॉज इससे आप पढ़ाते हो, इसके कारण आप बच्चों को पढ़ाते हो, उनसे आपकी ट्यूशन फीस मिलती है, तो इस एसेट्स को यूज करके आपको इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्यूचर में मिलने वाले, फ्यूचर में मिलने वाले। इट इज प्रोबेबल दैट द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एसोसिएटेड विद द एसेट्स, अगर आपको लगता है कि इस एसेट से कुछ बेनिफिट मिलेगा, तो आप उसको एसेट्स के रूप में अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कर सकते हो। क्लियर है ये सभी? ठीक है सर, तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आप उस एसेट्स की कॉस्ट को मेजरमेंट कर सकते हो रिलायबली, कि हमने कितना खर्चा किया है, कितना हमें पेमेंट करना है, तब जाकर ही आप उसको क्या करेंगे, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे रिकॉग्नाइज करोगे, मतलब अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करोगे। रिकॉग्निशन मतलब एसेट्स को रिकॉर्ड करना। तो दो कंडीशन, अगर उससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं मिलते हो, जैसे मैं अब आपसे एग्जांपल पूछता हूं कि जिससे हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस समझते हो, मिसलिनियस एक्सपेंडिचर, आप पास्ट में कोई खर्चा कर चुके हो तो वो आपकी एसेट नहीं है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस कर चुके हो, फ्यूचर का क्या बेनिफिट मिलेगा? तो एक्सपेंसेस में फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं मिलते। तो एसेट्स की डेफिनेशन में आपको ध्यान रखना है, रिलायबली मतलब आप उसको मेजरमेंट कर सकते हो कि कितने में खर्चा हुआ है। कोई एसेट आपके पास आ रही है तो उसकी वैल्यू का मेजरमेंट क्या कहलाता है? तो ये दो कंडीशन है। उसके बाद एक और वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमने एक बार तो एसेट्स को रिकॉग्नाइज कर लिया, लेकिन सब्सिक्वेंटली हम एक बात और कर रहे हैं, सब्सिक्वेंटली एक्सपेंडिचर। अब मैं आपसे पूछता हूं, आपने घर बनाया और इसमें आपने एक रिपेयर करा लिया, इसको आप कैपिटलाइज करोगे यस और नो? आपकी दीवार टूट गई थी, आपने इसको रिपेयर करा लिया, क्या करोगे? तो क्या रिपेयर एंड नॉर्मल लेवल की रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर को हम कैपिटलाइज कर ले? नहीं करेंगे ना सर। एक नॉर्मल रिपेयर एंड मेंटेनेंस के खर्चे को कभी भी कैपिटलाइज नहीं किया। वो तो बिजनेस बिल्डिंग में आपको छोटा सा कोई बिल्डिंग टूट, कोई दीवार टूट गई थी, आपने दीवार हल्की सी इसको रिपेयर करा ली, तो वो कोई कैपिटलाइजेशन थोड़ी है, कोई नई दीवार थोड़ी बना ली है, कोई आपने कोई नया, क्या उससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिल जाएंगे? सर वो दीवार नहीं भी है कि छोटी सी दीवार टूटी, उससे क्या बेनिफिट मिल रहा है? लेकिन आपने एक बिल्डिंग में एक नई शॉप बना दी, नया कैफे बना दिया, जिससे आपको फ्यूचर में रेवेन्यू सोर्सेस बढ़ जाने वाला है। तो एक बात ध्यान रखिए, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर अगर किए जाते हैं तो उसके कारण भी कुछ एडिशनल बेनिफिट मिलने लगे। तो अगर आपको फ्यूचर बेनिफिट मिलेगा तभी आप उसको कैपिटलाइज करोगे, अदरवाइज उसको नॉर्मल एक्सपेंडिचर के रूप में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज कर देंगे। एक वर्ड और यूज कर रहा हूं, प्रीवियसली असेस्ड बेनिफिट से ज्यादा बेनिफिट मिलना शुरू हो जाए तभी उसको कैपिटलाइज किया जाता है। अब आप सोचो, आपके पास एक मशीन थी, प्लांट एंड मशीनरी थी। अब प्लांट एंड मशीनरी पहले 1 घंटे में 10,000 यूनिट बनाती थी, लेट्स से आपने उसके अंदर एक ऐसा मॉडिफिकेशन डलाया उसमें, क्या वो 1 घंटे में 50,000 यूनिट बना दी। आपने उसके अंदर एक कोई ऐसा पिस्टन फिस्ट फिट कर दिया, या उसके अंदर कोई ऐसा मेजर पार्ट्स डाल दिया जिसके कारण वो पहले जो 1 घंटे में 10,000 बेनिफिट यूनिट बनाती थी, अब वो 1 घंटे में 50। तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स एक्स्ट्रा मिलने लगे हैं आपको, पहले तो 10,000 ही बनाती थी। तो अगर कोई एक्सपेंडिचर से जो पहले बेनिफिट मिल रहा है उससे ज्यादा बेनिफिट मिलना शुरू हो जाए, तो उस प्रकार के खर्चे को इन जनरली क्या कर दिया जाता है, कैपिटलाइज कर दिया जाता है। एक्स्ट्रा बेनिफिट, आई एम यूजिंग द वर्ड एक्स्ट्रा बेनिफिट, अगर आपको मिलने लगे तभी आप एसेट्स को क्या करते हैं, कैपिटलाइज करते हैं। तो सर हमने बात करी दो प्रकार से, एक बात कर रहे हैं सबसे पहले एसेट्स को खरीद के लेकर आते तो इनिशियल मेजरमेंट, मतलब आप खरीद के लेकर आएंगे तो एसेट्स की कॉस्ट को कैपिटलाइज करना पड़ेगा ना आपको। तो इनिशियल मेजरमेंट में क्या क्या खर्चे आएंगे?
क्या क्या चीजें आती है। तो इनिशियली जब भी मेजरमेंट किया जाता है कॉस्ट पे किया जाता है। मैं आपसे पूछता हूं, आपने एक कार और पुरानी कार ओल्ड कार खरीद के लेकर आ रहे थे, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी 70,000, आपने एक्चुअल में पे किया है 60,000, क्योंकि वो आपका दोस्त था, उसने आपको 60,000 में दे दी। बताइए कार की जो वैल्यू है वो 70,000 कहलाएगी या 60,000? जो जो आपको लगता है वो लिखिए। फेयर मार्केट वैल्यू 70 की थी, आपने 60 पे की। जिसको 70 लगता है वो 70 लेके, जिसको 60 लगता है। हम यहाँ पे वर्ड क्या यूज कर रहे हैं इनिशियल के साथ में, आप क्यों नहीं ध्यान दे रहे? कॉस्ट। आपके लिए कॉस्ट कितनी है? 60,000 है। तो फिर आप 70 पे फेयर मार्केट वैल्यू पे कभी भी इनिशियल रिकॉग्निशन नहीं किया जाता, जानबूझ के आपको दिया जाएगा। हमने जिस प्राइस में खरीदी है वही हमारे लिए मैटर करता है। वंस आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्वालिफाई फॉर रिकॉग्निशन एज एन एसेट, इट विल इनिशियली मेजर्ड एट ए कॉस्ट। तो कॉस्ट पे ही आप उसको क्या करेंगे? रिकॉग्नाइज करेंगे। सिंपल सा लॉजिक है, जो हमारे जेब से जा रहा है वही हमारा इनिशियल मेजरमेंट है। तो सर उसमें क्या क्या आता है? इनिशियल में सबसे पहले आ जाएगी परचेज प्राइस। यार कॉस्ट पे करोगे, कोई डिस्काउंट मिल जाएगा तो माइनस कर देंगे। जैसे मैंने बताया कि फेयर मार्केट वैल्यू हमारे इस क्वेश्चन में 70 थी, हमने पे कितना किया? 60 किया। तो एक तरीके से 10,000 का हमको क्या है? डिस्काउंट मिला है ना। वो 10,000 का हमारा डिस्काउंट था। सर इंपोर्ट ड्यूटी, कोई फॉरेन कंट्री से माल लेकर आ रहे हो, कोई फॉरेन कंट्री से आप कोई एसेट्स को बाय करके आ रहे हो, तो उसके लिए कस्टम ड्यूटी जो भी आपको पे करनी पड़ेगी वो भी उस एसेट की कॉस्ट में जोड़ दीजिए। एक वर्ड लिखा नॉन रिफंडेबल परचेज टैक्स, किसको पता है ये वर्ड? थोड़ा बहुत आप जीएसटी वगैरह पढ़ते हो, इंडिया में हो। नॉन रिफंडेबल परचेज टैक्स का क्या मतलब है? नॉन रिफंडेबल परचेज टैक्स। आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट वर्ड सुना है? इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये वर्ड सुना हो तो? सर हम जो, हाँ लाइक वैट, वैट में होता था, आप जीएसटी, अब तो वैट नहीं अब तो जीएसटी है। लेकिन अब हो सकता है आप इंटरनेशनली यूके में पढ़ रहे हो, तो यूके में तो आज भी वेट चल रहा है। तो सर अगर आपने कोई रिफंडेबल यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो इनपुट का मतलब वही होता है कि जिसकी आप रिफंडेबल ही कहलाता है वो। तो सर हमने कार खरीदी, उसके ऊपर इंडिया से खरीदी और जीएसटी लग के आ गया, कार की कीमत थी 70,000 और जीएसटी 10,000 हो गया, तो हमको ये 80 की पड़ी। लेकिन अगर इस जीएसटी का हमको रिफंड मिल जाए तो उन्होंने क्या बोला? नॉन रिफंडेबल होना चाहिए। अगर रिफंड ले सक रहे हो किसी रीजन से, गवर्नमेंट से, आप जैसे एक बार सचिन तेंदुलकर ने फॉरेन से फरारी कार मिली थी उसको, तो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगी थी, तो कस्टम ड्यूटी गवर्नमेंट ने माफ कर दी उसको। बोले परचेज, तो वो परचेज से रिलेटेड टैक्स था, बोले यार आपको माफ कर देते, या आपने पे कर दिया हम आपको रिफंड दे देंगे। तो फिर अगर कोई रिफंडेबल हो जाता है तो वो एसेट्स की कॉस्ट में नहीं जुड़ता। तो यहां पर वर्ड है नॉन रिफंडेबल परचेज। तो अगर नॉन रिफंडेबल परचेज होता है तो हम उसको क्या करते हैं? एसेट की कॉस्ट में जोड़ देते हैं। मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूं, आप एक बिल्डिंग, आपको एक मशीन खरीदना था, प्लांट खरीदना था, और वो इंडिया से नहीं खरीदना था, वो खरीदना था आपको यूएसए से खरीदना। आपकी कंपनी के डायरेक्टर यूएस जाते हैं और यूएस जाने पे उनका $30,000, 30,000 या 3 लाख का खर्चा आता है। बताइए ये जो डायरेक्टर ने ट्रेवलिंग की है, इसको आप एसेट की कॉस्ट में जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे?
जोड़ देंगे सर। मतलब हर वो कॉस्ट जो डायरेक्टली एक्विजिशन टू रिलेटेड ऑफ डायरेक्टली, सर वो डायरेक्टर गए यूएसए क्यों, घूमने नहीं गए थे वो, क्योंकि वो एसेट्स के ऊपर उनको चेक करना था कि यार वही स्पेसिफिकेशन का है कि नहीं, वही चलती है कि नहीं। तो अगर स्पेसिफिक पर्पस हो किसी एसेट्स को खरीदने से रिलेटेड, आपने एक इंजीनियर को बुलाया, बोले यार इस मशीनरी का इवेल्युएशन करके बताओ ये हमारी फैक्ट्री में हिसाब से चलेगी कि नहीं चलेगी, और आपने उसको फीस दी, और उसकी फीस पे करने के बाद आपने एसेट्स खरीदी, कंसल्टेंट चार्जेस दिए आपने उसको, वो सारे खर्चे आप क्या कर देंगे, एसेट्स की कॉस्ट में जोड़ देंगे, क्योंकि वो खर्चा आप आपकी एसेट्स के लिए स्पेसिफिकली कर रहे हैं। तो हर वो खर्चा, ये लाइन को हाईलाइट कर लो बेटा, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू ब्रिंगिंग द एसेट्स टू वर्किंग कंडीशन फॉर इंटेंडेड यूज। अब हमने एक बहुत बड़ी प्लांट एंड मशीनरी बुलाई, उसके लिए हमको क्रेन लगी, कि वो क्रेन उस मशीनरी को उठाकर हमारी फैक्ट्री में डालते थे हम, तो भी हम क्या करेंगे, तो भी हम उस कॉस्ट को जो पे किया है, हमने क्रेन चार्जेस दिए, वो भी हम एसेट्स की कॉस्ट में जोड़ देंगे, बिकॉज यहाँ पे एक वर्ड लिखा डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू कॉस्ट ऑफ ब्रिंगिंग द एसेट्स टू वर्किंग कंडीशन फॉर देयर इंटेंडेड यूज। तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट, प्रोफेशनल फीस, आर्किटेक्चर इंजीनियर, मैंने तो आपको डायरेक्टर का एग्जांपल दे दिया, वो आपको आर्किटेक्चर इंजीनियर, टेस्टिंग। सर हमने क्या किया, एक हमको मशीन ए खरीदना था, एक बी खरीदना था, हमने बोला एक काम करो, दोनों का ट्रायल एंड रन रहते हैं, तो रॉ मटेरियल लेकर आए, दोनों में हमने डाला, और उस रॉ मटेरियल का जो खर्चा आया उसके बाद हमने फाइनल किया कि ये मशीन हमारे लिए सूटेबल है। तो अब आपके लिए वो जो रॉ मटेरियल का खर्चा है वो टेस्टिंग फीस है, वो टेस्टिंग फीस। तो आपको हजारों एग्जांपल भी दे दूंगा तो भी कम पड़ेंगे, लेकिन आपके दिमाग में एक वर्ड बहुत स्ट्रिक्ट हो जाना चाहिए, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट टू ब्रिंगिंग द एसेट्स टू देयर वर्किंग कंडीशन फॉर देयर इंटेंडेड यूज। अगर उसकी वर्किंग कंडीशन में आने के बाद कोई लगता है तो कभी भी कैपिटलाइजेशन नहीं किया जाए, वर्किंग कंडीशन के आने के बाद। अब मैं आपसे एक और चीज पूछता हूं, इंप्लॉय ट्रेनिंग कॉस्ट, कि वो मशीन चलाना है हमें, कैपिटलाइज करेंगे या नहीं करेंगे? जिसको यस लगता है वो यस बोले, जिसको नो लगता है वो नो बोले। आपकी एक बहुत बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी थी, आप पहले मैनुअल कार खरीदते थे, अब आपने ऑटोमेटिक कार खरीदी, और लेट से वो आपको चलाते नहीं आती है, आपने एक ड्राइवर किया कि भैया मैनुअल कार की जगह ऑटोमेटिक कार चलाना सिखाओ। क्या वो एसेट्स को एसेट्स को लाने के लिए खर्चा था क्या? क्या उसके बिना एसेट्स आ नहीं सकती थी क्या? सर आ सकती थी। जब एसेट्स देयर इंटेंडेड यूज में आ गई तो उसके बाद के सारे खर्चे हम पी&एल में डालेंगे, एसेट्स की कॉस्ट में क्यों जोड़ेंगे बेटा? तो आपको ध्यान रखना है कि एक बार अगर एसेट उसके इंटेंडेड यूज के लिए में आ जाती, उसके पहले के सारे खर्चे एसेट्स की कॉस्ट में जोड़ दिए जाते हैं, और उसके बाद के खर्चे क्या होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज कर दिए जाते हैं। तो हर वो खर्चा, अब मैं एक और आपसे एग्जांपल दे रहा हूं, ये एक लैंड है, उसके ऊपर ये स्ट्रक्चर बना हुआ है पूरा, ये देख रहे हो ना आप। अब हमको लगा कि यार ये लैंड जो है ये हमको चाहिए, लेकिन ये स्ट्रक्चर हमको नहीं चाहिए, तो हमने स्ट्रक्चर को डिमोलिश करवा दिया, उसके लिए हमने बम बुलवाए, बारूद बुलवाए, और बारूद से वो बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर दिया पूरी तरीके से, मलबा आ गया पूरा। उसकी कॉस्ट लग गई हमको लेट से 10 लाख रुपए। क्या करोगे आप? डिमोलिशन कॉस्ट लग गई, क्या करोगे? पी&एल में डालें क्या? नहीं सर, वो लैंड की कॉस्ट में जोड़ देंगे। हर वो खर्चा जो उस एसेट्स को उसके इंटेंडेड यूज में लेकर आने के लिए लगता है। आपको कोई एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे कि आपने जेसीबी बुलवाई और एसेट्स को, जेसीबी देखते होगे ना आपने, इंडिया में कहीं भी खुदाई हो रही थी लोग खड़े हो जाते, जेसीबी देखना शुरू हो जाते।
तो जेसीबी बुलवाई आपने, जिससे आपका जो स्ट्रक्चर है उसको आपने सही करवाया, समतल कराया, उसको बिल्कुल एकदम प्लेन कराया, तो किसी भी प्रकार का खर्चा एक रात से लेकर सुबह हो जाएगी, लेकिन एग्जाम्पल खत्म नहीं होंगे। लेकिन एक बात आपके दिमाग में फिट बैठ जाना चाहिए, तो सोचिए जब आप किसी कंपनी में अकाउंटिंग कर रहे हैं, वहां पे बहुत सारे बिल आएंगे। अच्छा, अगर हम रेवेन्यू की अगर उसको कैपिटलाइज नहीं करेंगे तो उसके कारण इनकम स्टेटमेंट में क्या इंपैक्ट पड़ जाएगा, चलो ये इंपैक्ट भी सोच के बताओ आप लोग। अगर आपको ये भी तो सोचते आना चाहिए कि सर हमने उस खर्चे को कैपिटलाइज नहीं किया, उस खर्चे को हमने रेवेन्यू मान लिया, तो क्या नुकसान होगा? हम्म क्या नुकसान होगा बेटा? ये बात सोचते आना चाहिए। तो सर अगर कोई खर्चा हमने मतलब अगर कोई एक्सपेंडिचर था उसको कैपिटलाइज नहीं किया, उसको एक्सपेंडिचर मान लिया, तो हमने हमारे प्रॉफिट को कम कर दिया है। और प्रॉफिट को कम कर दिया तो उसके कारण कोई एक इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, हजारों इंपैक्ट पड़ेंगे। इनकम टैक्स कम हो जाएगा उस ईयर के लिए। उस ईयर के लिए हमारी बहुत सारे रेशोस के ऊपर इंपैक्ट पड़ जाएगा, ईपीएस के ऊपर इंपैक्ट पड़ जाएगा, लॉट्स ऑफ थिंग्स विल चेंज। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कैपिटलाइज किसको करना है, किसको कैपिटलाइज नहीं करना, ये आपका पार्ट है एज ए IAS 16। तो अब स्पेसिफिकली जब IAS 16 ने कुछ स्पेसिफिक चीजों के ऊपर बोल दिया कि ये वाली कॉस्ट को कैपिटलाइजेशन नहीं करना है, जैसे कि ऐसा कोई भी खर्चा जो कि एसेट्स को उसकी कंडीशन में लाने से रिलेटेड नहीं है। जैसे एडमिन एक्सपेंसेस, आपका ऑफिस है उसमें एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, इंटरनेट लगा है, तो ये खर्चे का क्या लेना देना। तो प्री प्रोडक्शन कॉस्ट, अदर जनरल ओवरहेड्स, बहुत सारे खर्चे लगे रहते हैं। तो जिसका एसेट से कोई डायरेक्टली लेना देना नहीं है, एडमिन से रिलेटेड है, उसको कभी भी कैपिटलाइज नहीं किया जा सकता। इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस, अब देखो हमने एक मशीन बुलाना था, उससे हमने कोई प्रोडक्शन स्टार्ट करना था, वो प्रोडक्शन हमारा सही नहीं बन पा रहा है, तो जो नुकसान हो रहा है, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस बिफोर द एसेट्स रीचेस प्लांट परफॉर्मेंस, तो हमको जो लॉसेस हो रहे हैं उस मशीन के कारण, हमारा प्रोडक्शन सही नहीं बन पा रहा, तो वो एसेट्स की कॉस्ट में नहीं डाला जाएगा, उसको एक्सपेंसेस डाल दिया जाए। आपने एक बार एसेट्स खरीद के लेकर आ गए, अब आपको मालूम है कि यार ये एसेट्स अपना परफॉर्मेंस जब देगी, कम से कम इसको 20 बार आपने प्रोडक्शन करना है, और वो जो रॉ मटेरियल से बनेगा वो सही नहीं बनेगा, खराब बनेगा, तो लॉस हो रहा, क्योंकि मशीन सेट होने में टाइम ले रही है। पहली बार में आपको खुद कोई आइडिया नहीं है कितना रॉ मटेरियल डालना है, वो मशीन तो आप लेके आ गए, तो उसके कारण किसी भी प्रकार का कोई ऑपरेटिंग लॉसेस हो रहा है, वो उसका कोई एसेट से रिलेटेड नहीं है, उसको हम खर्चे के रूप में चार्ज करेंगे, एसेट्स में कैपिटलाइज नहीं करेंगे। उसके बाद सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर, क्योंकि थोड़ा सा थ्योरी वाला ज्यादा है अभी स्टार्टिंग में, बाकी बड़ा प्रैक्टिकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अभी आप रिवैल्यूएशन पढ़ेंगे इसमें, और आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे, किसको कैपिटलाइज करना है, किसको P&L में डालना है। तो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहा है, पार्ट्स ऑफ सम आइटम ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट में रिक्वायर रिप्लेसमेंट एट रेगुलर इंटरवल्स। अब जैसे आपके पास, आप एक एयरलाइंस कंपनी, हो सकता है आप इंडिगो कंपनी के मालिक हैं, और आपके पास बहुत सारे हवाई जहाज हैं। अब हवाई जहाज हवा में उड़ते हैं, लेकिन उनको उनमें रेगुलरली हमें टेस्टिंग करनी पड़ती है, तो उसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स डलते हैं रेगुलर इंटरवल्स पे, और वो पार्ट्स काफी महंगे आते हैं। अगर एक हवाई जहाज 50 करोड़ या 100 करोड़ का है, और उसका एक पार्ट्स अंदर का अगर कोई डल रहा है वो 10 करोड़ का डल रहा है, वो रेगुलर इंटरवल पे डल रहा है, तो उसको तो हम कैपिटलाइज करेंगे। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है, जैसे यहां मैंने एयरक्राफ्ट का एग्जांपल मेंशन किया, आर ऑफ एयरक्राफ्ट विच में रिक्वायर रिप्लेसमेंट सेवरल टाइम्स ड्यूरिंग द लाइफ, लेकिन उन्होंने एक वर्ड यूज किया है कि हो सकता है कि इसकी कॉस्ट एयरक्राफ्ट की लाइफ से कम हो। ये जो एयरक्राफ्ट है उसकी लाइफ 50 साल थी, लेकिन वो जो पार्ट्स हैं उसकी लाइफ 10 साल। तो बताइए डेप्रिसिएशन 10 साल पे लगाना चाहिए उस पार्ट्स के ऊपर, या 50 पे लगाना चाहिए?
तो कॉमन सेंस आप बता दोगे, यहाँ मैंने ऑरेंज कलर भी लिख दिया, इट विल बी डेप्रिशिएटेड ओवर इट्स एक्सपेक्टेड लाइफ विच में डिफर फ्रॉम द एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ अदर कंपोनेंट ऑफ द एसेट। तो एग्जाम में आपको ऐसी सिचुएशंस गिवन मिलेंगी, केस स्टडीज, जैसे मैंने आपको एयरलाइंस में पार्ट्स का एग्जांपल दे दिया, वो भी आपको कोई एग्जांपल दे देंगे कि इमरजेंसी लैंडिंग कराने के लिए उसके अंदर एक अलग से छत डलती है जो लग्जरी प्लेन्स होते हैं। तो उन्होंने आपको ये सारे एग्जांपल देना है और आपको सिर्फ इस बात पे लिखना है कि अगर कोई सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर होता है और उसकी लाइफ डिफर होती है, इट विल बी डेप्रिशिएटेड ओवर एक्सपेक्टेड लाइफ विच मे बी डिफरेंट फ्रॉम द एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ अदर कंपोनेंट। अब मैंने आपको अपनी ओन लैंग्वेज में समझा दिया, थोड़ा डिसेंट इंग्लिश आप लिख ही लोगे। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, फॉर एग्जांपल द पैसेंजर सीट ऑफ एयरक्राफ्ट में हैव यूजफुल लाइफ ऑफ 5 ईयर। तो जो पैसेंजर सीट होती है वो लाइफ उसकी 5 साल है। वेयर इज द इंजन में लास्ट 10 ईयर। The carrying amount of the item replaced such as old passenger seat of aircraft are de-recognized when replacement take place। तो आपको उस सीट को de-recognize करना पड़ेगा, मतलब आपने उसको हटा दिया पुरानी सीट्स को। तो ध्यान रखिए कि डेप्रिशिएशन भी हम IAS 16 में जो पढ़ने वाले हैं वो सेपरेट क्या किया जाएगा। जब वो सेपरेट एसेट से तो उसके ऊपर सेपरेट डेप्रिशिएशन भी आपको लगाना पड़ेगा। तो अगर कोई, और ये सब्सिक्वेंट के साथ में लगेगा, ध्यान रखना। जब आपने नया एयरक्राफ्ट खरीदा तो उसके अंदर जो सीट आ रही थी वो ऑलरेडी उसकी कॉस्ट में जुड़ी हुई है। ऐसा तो नहीं करोगे ना कि एक नया एरोप्लेन खरीद के लेकर आया, उसके अंदर जो सीट्स अंदर लगी हुई थी उसको अलग से कैपिटलाइज करने वाले हो और हवाई जहाज को अलग से करने वाले हो, ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि वो तो इनिशियल है। यहां पे हमने किसके ऊपर फोकस किया, सब्सिक्वेंट। हाँ बिल्कुल, जैसे मोहम्मद शाकिब ने एग्जांपल दिया कि सर हम एक बिल्डिंग है उसके अंदर एयर कंडीशनर लगाते हैं, सेंट्रलाइज AC लगाते हैं, तो बिल्डिंग की लाइफ तो हो सकती है 50 साल हो, 100 साल हो। हमने माना कि बिल्डिंग भैया 100 साल तक चलेगी, तो हम 100 साल के हिसाब से डेप्रिशिएट लगाने वाले, लेकिन AC हमको मालूम है 10 साल के बाद रिप्लेस करना पड़ जाएगा। तो AC के ऊपर आप 10 साल, क्योंकि वो उसी का पार्ट बना दिया आपने, सेंट्रल AC लगा दिया उसमें, तो वो 10 साल में डेप्रिशिएट होगा और मेन बिल्डिंग आपकी 100 ईयर में क्या होगी, डेप्रिशिएट। तो ये सारी चीजें भी आपको ध्यान रखना। वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सचेंज ऑफ एसेट्स। सर एक्सचेंज ऑफ एसेट्स मतलब एक एसेट्स को देखकर दूसरी एसेट्स ले रहे हैं, तो IAS 16 बहुत स्पेसिफिक है इसके ऊपर। IAS 16 स्पेसिफाइड, जब स्पेसिफाई कर दिया दैट एक्सचेंज ऑफ आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट रिगार्डलेस वेदर एसेट्स आर सिमिलर मेजर्ड एट द फेयर मार्केट वैल्यू। तो जितना फेयर मार्केट वैल्यू है, मतलब आपके पास एक कार थी और एक दूसरी कार आप ले रहे हो, इस कार की बुक वैल्यू 10,000 है, सिर्फ मान के चलना $10,000 ले लेते। ये जो कार आ रही है इसकी फेयर मार्केट, आप केवल कार से कार एक्सचेंज कर रहे हो, एक पुरानी कार देके नई कार ले रहे हो, इसकी फेयर मार्केट वैल्यू 8,000 है। बताओ, ये जो नई कार है, इस कार का नाम रख देते हैं हम, कोई भी रख देते हैं, के कार रख देते हैं। बताइए इसको 8,000 पे रिकॉग्नाइज करें या 10,000 पे रिकॉग्नाइज करें। ये जा रही है और बदले में ये वाली आ रही है, के कार आ रही है, क्या लगता है आप लोगों को? प्रोविजन नहीं पढ़ते हो आप लोग? जब साफ बोला है फेयर वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू पे मेजर करेंगे, तो सर ये फेयर मार्केट वैल्यू जब यहाँ आपने बोल दिया है 8,000, तो 8,000 पे वैल्यू कीजिए ना, 8,000 पे आपको वैल्यू करना है। लेकिन उन्हें बोला इफ एक्वायर्ड आइटम इज नॉट, तो पहले तो सर जो आ रही है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू लेना है। If acquired item is not measured at the fair market value, cost measured the carrying amount of the assets। सर ये जो कार हम के ले रहे थे बड़ी यूनिक काइंड ऑफ कार थी, एंटिक कार थी, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है ही नहीं, पता ही नहीं चल रहा है क्या है। जो कार हमारे पास है, तो सर आपको अपनी कार की बुक वैल्यू तो पता है ना, अपनी कार की फेयर मार्केट वैल्यू नहीं लेना, अपनी कार की कैरिंग अमाउंट लिखा है, ध्यान रखना। इट कॉस्ट मेजर्ड द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट्स गिवन अप, जो एसेट्स आप क्या कर रहे हैं, गिवन अप कर रहे हैं।
तो एक्सचेंज ऑफ एसेट्स में अगर ये कार बहुत एंटीक नेचर की होती, हमको इसकी फेयर मार्केट वैल्यू नहीं पता है, तो फिर ये जो नई कार आ रही है इसकी हम क्या करेंगे, 10,000 ही वैल्यू को कंसीडर करें। बहुत सिंपल सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। अब सर हमने ये भी समझ लिया कि एसेट्स में रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या होता है, सब्सिक्वेंट मेजर क्या होता है। अब हम बोल रहे हैं कि एक बार एसेट्स को खरीद लिया तो आईएफआरएस क्या बोलता है। आईएफआरएस बात करता है कि या तो कॉस्ट पे ही कैरी करो, कॉस्ट के ऊपर, कॉस्ट मॉडल कि जितनी एसेट्स की कॉस्ट है उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करके कैरी करो, या एक कंडीशन देता है कि आप अपनी एसेट्स को रीवैल्यू कर सकते, कि आपको लगता है कि अच्छा हमने एक लैंड खरीदा था आज से 5 साल पहले 10 लाख का, आज उसकी फेयर मार्केट वैल्यू हो गई है 15 लाख, तो आप 5 लाख का क्या कर सकते हो, गेन बुक कर सकते, और ये रीवैल्यूएशन गेन कहलाएगा। तो उन्होंने कंडीशन डाल दी कि आपको ये 100% श्योर होना चाहिए कि उसकी फेयर मार्केट वैल्यू डिटरमाइनेबल है, मेजर्ड रिलायबली, अपनी मर्जी से नहीं कि 1 लाख का लैंड खरीदा था, अपनी मर्जी से रात को बैठे सपना आया, बोले यार मेरा लैंड तो 15 लाख का हो गया। तो सर आईएफआरएस और यूएस गैप में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। आईएफआरएस और यूएस गैप वो रीवैल्यूएशन मॉडल को परमिट नहीं करता। यूएस गैप बोलता है केवल कॉस्ट मॉडल। यूएस गैप रीवैल्यूएशन को परमिट नहीं करता। सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूं, एग्जाम आईएफआरएस की दे रहे हो तो दे विल आस्क यू फॉर द क्वेश्चन फ्रॉम द आईएफआरएस ओनली, दे विल नॉट आस्क यू फ्रॉम द क्वेश्चन यूएस गैप, बट फिर भी नॉलेज के लिए, क्योंकि इंटरव्यू में कहीं कल को आप किसी अमेरिकन कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपके नॉलेज में तो कि यूएस गैप रीवैल्यूएशन मॉडल को परमिट ही नहीं करता। तो ये रियलाइज लॉस, रियलाइज गेन है या अनरियलाइज गेन है? क्या आपकी एसेट्स में हम्म सर ये अनरियलाइज है, और मैंने आपको डे वन पे जब बेसिक फंडामेंटल पढ़ाए थे तो ये अनरियलाइज है, ये रियलाइज नहीं है, ये अनरियलाइज है। तो जो अनरियलाइज होता है वो कहा जाता है, ओसीआई में। तो सर हमारी एक एसेट्स थी 10 लाख, उसको 5 लाख पे हमने जनरल एंट्री, तो जनरल एंट्री सबको पता है, अकाउंटिंग फॉर रीवैल्यूएशन। तो आप अपनी एसेट्स की वैल्यू को बढ़ा देंगे और क्रेडिट कर देंगे ओसीआई, अदर कॉम्प्रिहेंसिव। तो इसका नाम रीवैल्यूएशन सरप्लस देकर देंगे जरूर, लेकिन जब आप इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो क्या ये आएगा इनकम स्टेटमेंट में? नहीं आएगा, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट के अंदर ओसीआई नहीं आता है, ये पता है ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं उसमें ओसीआई नहीं आता। कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाते हैं उसके अंदर आता है। सर ये कॉम्प्रिहेंसिव क्या चल रहा है, बेसिक लेक्चर पहला या दूसरे लेक्चर में ही बात बता दी होगी आपको एसेट्स के बारे में। तो सर हमने यहां पर ओसीआई में डेबिट कर दिया। तो सर हमारे इस एग्जांपल में हमने लैंड अकाउंट डेबिट 5 लाख कर लिया टू ओसीआई, कर दिया सर 5 लाख। अब वो बोल रहे हैं कि रिजल्ट डिक्रीज इन वैल्यू, ये तो हमने 2022 में करा सर। आज से 2 साल बाद हमारे पास एसेट्स को हमने, अब हमारी एसेट्स की बुक वैल्यू कितनी हो गई, 15 हो गई। सबको समझ में आ गया ना ये बात, ये बुक वैल्यू हो गई आपकी, समझ में आ गया कि सर लैंड की बुक वैल्यू हो गई 15 लाख। अब मान के चलो कुछ साल बाद ऐसा प्रॉपर्टी में डाउनफॉल आया कि आपकी एसेट्स की वैल्यू फिर से गिर गई। अब एसेट्स की जो वैल्यू थी वो 8 लाख रह गई। कितनी रह गई? 8 लाख। बताइए टोटल लॉस कितना हुआ?
टोटल लॉस कितना हुआ, पहले तो लॉस बताओ बेटा कितना हुआ, उसके बाद की कहानी आगे पढ़ेंगे। तो सर जो 15 की एसेट्स थी वो 8 की हो गई, तो ये 7 लाख का लॉस हो गया। अब इस 7 लाख के लॉस के दो टुकड़े किए जाएंगे। बताओ ऑलरेडी आपने रीवैल्यूएशन सरप्लस कितना बुक कर रखा था, कितना बुक कर रखा था रीवैल्यूएशन सरप्लस? 5 लाख। 5 लाख कर रखा था कि नहीं सर? एक जीरो ज्यादा लगा दिया, 5 लाख। तो ये 2 लाख का जो लॉस है अलग है। तो वो बोलते हैं कि जो ऑलरेडी सरप्लस था उसको डेबिट कर दो और बाकी पी एंड एल से डाल दो। बताओ जनरल एंट्री, जनरल एंट्री क्या हो जाएगी सर? ओसीआई अकाउंट डेबिट 5 लाख। तो जितना ऑलरेडी आपने ओसीआई में डाल रखा था उसको रिवर्स कर दिया, और पी एंड एल टू लैंड, तो लैंड 7 लाख से। समझ में आ गया कि 7 लाख कैसे आ गया? 5 और 2। तो आपने यहां पर क्या किया है, पूरा रिवर्सल किया। तो सर जो ऑलरेडी ओसीआई में पड़ा था उसको हमने क्या कर दिया है, यहां पर जो ऑलरेडी ओसीआई में पड़ा था यहां मैंने इसको डेबिट किया, देखो। और फिर बाकी पी एंड एल में डेबिट किया, और वापस से हमने एसेट्स की वैल्यू को क्रेडिट कर दिया। क्लियर है ये बात? रिवर्सल। आगे बढ़े, थोड़ा सा कंफ्यूजन अब बढ़ सकता है। रिवर्सल प्रीवियसली डिक्रीज वैल्यू, मान के चलो वो आपके पास जो लैंड था ना, वो आपका 10 लाख का था, आपने उसको फेयर मार्केट वैल्यू मान के चलो उसकी 8 लाख हो गई। तो ये 2 लाख का जो लॉस है इसको आईएफआरएस बोलता है सीधे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करो। ये वाला लॉस, जो लॉस है उसको सीधे पीएनएल में डेबिट कर दो। तो ये तो 2022 की बात थी। 2024 में मार्केट फिर से बढ़ गया, फेयर मार्केट वैल्यू हो गई 16 लाख। बताइए जनरल एंट्री, 2024 की जनरल एंट्री लिखना है। तो सबसे पहले प्रॉफिट कितना हुआ? हम्म, प्रॉफिट। सर ये जो 8 की एसेट्स थी, सॉरी, ये हमको शुरू में 2 लाख का लॉस था ना, अब वापस 16 का हो गया, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? वापस से 8 लाख का प्रॉफिट हो गया सर। 8 लाख का प्रॉफिट समझ में आया कि नहीं आया? इसके दो टुकड़े, 2 लाख 6। ये 2 लाख कहां डाल दूं बेटा, जो ऑलरेडी पीएनएल में डाला हुआ है? तो सर इस 2 लाख को हम डाल देंगे पीएनएल में, और इसको डाल देंगे ओसी। तो 2024 की जनरल एंट्री, सर 2024 में जो लैंड है वो आप डेबिट करोगे 8 लाख से, टू पीएनएल 2 लाख और टू ओसीए।
तो सर जो पीएनडल में ऑलरेडी बुक कर चुके थे उसको रिवर्स कर रहे हैं, तो उसको पीएनडल में डाल दिया। बाकी जो एक्स्ट्रा आपने रीबुक किया था उसको हमने कहां डाल दिया? उसको हमने ओसीआई में डाल दिया, क्योंकि वो जो 8 लाख का प्रॉफिट था ये वाला, ये सर हमने पहले 2 लाख का रिवर्सल करा, फेयर मार्केट वैल्यू वापस से 16 हो गई, तो ये 8 और 16 का डिफरेंस 8 लाख आ गया। तो इसमें से 2 लाख पीएनडल में डाल दिया और 6 लाख कहां डाल दिया? उसी। अब जो अगला सेगमेंट हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन वाली, क्योंकि लैंड के ऊपर तो डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, लेकिन अगर डेप्रिसिएशन लगता है तब ट्रीटमेंट क्या होगा